गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र 2022 में इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय। हमने उसको डिटेल से पढ़ा और उसके जितने भी एमसीक्यूज़ थे लगभग 62-63 उसको कंप्लीट किया। और आगे के बचे हुए एमसीक्यूज़ आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम राज्यपाल पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं हम आज के बचे हुए कुछ एमसीक्यूज़। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। तो सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक अर्थात गार्जियन भी इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय राष्ट्र संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सेम प्रश्न रिपीट है 67। सेम यहाँ पर देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन कहा जाता है या है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को कस्टोडियन या अभिरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का अभिभावक तो निहित है, मतलब भारतीय संविधान का गार्जियन कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए आर स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अनन्य अधिकारिता नहीं है। अनन्य का मतलब होता है कि केवल एकमात्र या अकेले इसी के पास अधिकार है। तो ऐसा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी जो है कि संविधान के जो कानून होते हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, तो उनकी वैधता को भी चेक कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस आधार पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ए गलत है और आर सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्रदान है या प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं। संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय या ग्रामीण न्यायालय या लोक अदालत, इनको ये अधिकार नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 ए के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध और अनुच्छेद 226 ए के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन जो है कि उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे, ताकि क्या होगा कि हाईकोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर रहे थे। फिर भी 43वें संविधान संशोधन द्वारा फिर इन्हें निरसित कर दिया गया, अर्थात कि राज्य मतलब जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों ही केंद्र सरकार की विधियों पर देख सकती हैं कि अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उनको जीरो घोषित कर सकती हैं, रिजेक्ट कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के विवाद जो होते हैं, या राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों के परिवर्तन, या संविधानों के उल्लंघन से संरक्षण। तो देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय करता है और 226 का प्रयोग हाई कोर्ट करता है। तो मूल अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित दोनों के पास ही पावर होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन उसमें कट नहीं किया जा सकता, मतलब उसे काटा नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है उनके अधिकारों को। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि के द्वारा या नियमों के द्वारा क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि
कर सकती है। 138(1) में कहा गया है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को ही दिया गया है। 73 प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके या संसद द्वारा विधि बना के। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, संसद द्वारा विधि बनाकर जो है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। 74 प्रश्न को देखते हैं हम। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है, और ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। 143 के अंतर्गत यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। क्या किया है? तो खंड क मतलब खंड 1 और 143 अनुच्छेद। तो कहने का मतलब है कि ये जो परामर्श प्रक्रिया या जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह ली जाती है वो 143 में आती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उच्चतम न्यायालय, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर संविधान निर्माण से पहले की अगर किसी विधि पर राष्ट्रपति सलाह लेता है तब तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी हो जाता है बताना। लेकिन अगर राष्ट्रपति जो है कि संविधान निर्माण होने के बाद अगर किसी प्रश्न को पूछता है, इसके बाद के किसी प्रश्न को, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पीठ, जो पूरी पीठ है, वो सुनवाई करती है, बिल्कुल सही बात है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। यह भी बात सही है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस परामर्श को माने या न माने। और लास्ट स्टेटमेंट दिया है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल 2 और 3 यही स्टेटमेंट आपके सही है। तो देखते हैं किस कूट में दिए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 ही यहाँ पर दिए हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 77, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यही स्टेटमेंट सही हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 78 प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो राष्ट्रपति जी जब ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं आर्टिकल 143 के अंतर्गत, तभी सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है कि परामर्शी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अदरवाइज ऐसे ही नहीं करेगा, अपने आप नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 143 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन का मतलब जरूरी है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो उचित समझता है राष्ट्रपति को उसे अपना परामर्श दे देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, सही है। स्वप्रेरण व्यापक लोकहित के किसी विषय पर, सही है। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो भी सही है। केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। केवल नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित होता है, ये बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ कह रहा है कि
अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न ही था कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। यह कब देता है? स्वप्रेरण पर, व्यापक लोकहित के विषय में। गलत। यानी उच्चतम न्यायालय खुद नहीं देता है। स्वप्रेरण का मतलब था उच्चतम न्यायालय खुद अपने हिसाब से दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो ऐसी सलाह मांगेगा तभी दी जाएगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गुजरात विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया? तो 143 के अंतर्गत किया था। 143 में ही परामर्श का अधिकार है उनके पास। मैं रखूंगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और लास्ट प्रश्न है हमारा, देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर किसी भी हाई कोर्ट से या किसी भी राज्य की जो उच्च न्यायालय है वहाँ से किसी भी मामले को या तो अपने पास ये बुला सकती है, मंगा सकती है, या ये किसी भी अन्य न्यायालय को ये मामला सौंप सकती है। तो यह अधिकार बी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक हमारा आज का है जो राज्यपाल। हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो गया और आज से हम राज्य सरकार यानी भाग 6 में प्रवेश करेंगे। भाग 6, अभी तक हमने भाग 5 में संसद पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा, संसदीय समितियां पढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा। लेकिन अब हम इसी की सेम स्टेट कॉपी पढ़ेंगे, अर्थात राज्यपाल, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, ये सभी चीज़ें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हम राज्यपाल के टॉपिक को। तो शुरू करते हैं हम लोग राज्यपाल। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि केंद्र स्तर पर है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल 154। वहीं आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 155 के तहत कहा गया है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की पद अवधि के लिए होता है। और 156 में कहा गया है कि फिर भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो किसके पद प्रसाद पर्यंत धारण करता है? 156 में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद यह धारण करते हैं। वहीं 156(2) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं, यानी कि त्यागपत्र दे सकते हैं। और आर्टिकल 157 में राज्यपाल के लिए पद की अहर्ताएँ यानी योग्यताएं लिखी हुई हैं। जैसे पहली योग्यता कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जैसे भारत सरकार के जितने भी केंद्र के कार्य होते हैं संसद के, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, अंतिम मुहर राष्ट्रपति की होती है। इसी तरीके से राज्यों के भी जो कार्य होते हैं वो संबंधित राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि, किससे दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अच्छा, ये जो भारित होते हैं ये ऐसे व्यय होते हैं जिस पे मतदान नहीं किया जाता है, केवल चर्चा तो की जाती है सदन में, लेकिन मतदान नहीं होता इस पर, ताकि इस पर कोई कटौती न की जा सके। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है 164 में, तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और अनुच्छेद 239 क यानी ए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर जो होता है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली के संबंध में ऐसा कहा गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे जो है कि। आगे
आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा को सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने, विघटित करने की एक शक्ति रखता है और राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। जब राज्य विधान परिषद जो 6 राज्यों में है वहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनके 1/6 सदस्य को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत 334 में संशोधन कर इस प्रावधान अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। जैसे लोकसभा में जो है कि 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया है। उसी तरीके से राज्यपाल के द्वारा भी स्टेट में नॉमिनेट करने वाली पावर को खत्म किया गया है। तो कहने का मतलब अब ये सीटें खत्म हो गई हैं, अब इन सीटों पे यहाँ पे एंग्लो इंडियन का व्यक्ति नहीं आता है चुनकर। अगला देखते हैं, आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता भी नियुक्त कर सकेगा। तो राज्य का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। यहाँ देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। बस धन विधेयक न हो तो धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, बाकी सभी विधेयकों को वापस कर सकता है। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है, यानी कि फिर वो बाध्यकारी हो जाती है। आर्टिकल 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। आगे देखें, आर्टिकल नंबर 213 के तहत कहा गया, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के प्रयोग होते हैं, वैसे 213 का प्रयोग राज्यपाल करते हैं। 161 आर्टिकल में कहा गया है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। सामान्य भाषा में कहें तो जिस तरीके से राष्ट्रपति जी को जो है कि आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, सेम उसी तरीके से राज्यपाल को आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था, और वो भी कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सबसे पहले बनी थी महिला। शुरू करते हैं अब हम इसके प्रश्नों को। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया था निर्वाचित राज्यपाल। तो आपको बता दिया जाए कि निर्वाचन नहीं होता राज्यपाल का नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है एक तरीके से। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 3, 4। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये स्टेटमेंट से मतलब नहीं है। एक दूसरा निर्वाचन कराना पड़ता है, ये बात सही है। और ऐसी स्थिति में निर्वाचित राज्यपाल कहता है कि जनता ने मुझे चुना है, और मुख्यमंत्री कहता है कि जनता ने मुझे चुना है। तो दोनों में एक विरोध पैदा हो जाता है कि कौन बड़ा है। तो ऐसी स्थिति ये सारी चीज़ें आती, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया था। देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए या निर्वाचित होना चाहिए। कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत जैसे लोगों ने निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में अपने मतदान दिए, जबकि अंबेडकर, नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल यानी कि नियुक्ति पाने वाले राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया। निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन का व्यय बढ़ेगा। जो हमने मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों का चुनाव कर ही रहे हैं, तो फिर राज्यपाल का फिर दोबारा करने का कोई मतलब नहीं होता है। निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी। केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से राज्यपाल को नियुक्त किया जाने लगा, न कि निर्वाचन उसका होने लगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसके तहत? 155 के तहत होती है। लिखा है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे जन्म से नागरिक होना चाहिए भारत का, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है और पहला स्टेटमेंट भी गलत है, और उत्तर हो जाएगा आपका सेकेंड और 4 मिला के डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन सही हो गया। अब आप कहेंगे सर पहला वाला क्यों काट दिया? तीसरा तो समझ में आता है कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, इस आधार पर कटेगा। आपने पढ़ा पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक, जबकि ऐसा प्रावधान अमेरिका में है, भारत में नहीं है। उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई विदेशी व्यक्ति ही क्यों ना भारत आके भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर ले, देशीकरण से, पंजीकरण से, किसी भी तरीके से, तो उसे भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये कंडीशन नहीं है कि उसे जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट क्यों काटा गया। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्यपाल पद जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें अनुच्छेद में कहा गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति के नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 157, जिसमें योग्यता निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ कूट भी दिया हुआ है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल, पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ लेते हैं, सही है स्टेटमेंट। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, बिल्कुल सही बात है, तीसरी अनुसूची में भी है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही बात है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आता है कि पहली चीज़, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा, यह भी सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है मेरे दोस्तों, कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। यह स्टेटमेंट तो सही है कि तीसरी अनुसूची में, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की शपथ का प्रावधान अनुसूची तीसरी में नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप यहाँ से काट सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो ये कट गया और 1, 3, 4 ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि तीसरी अनुसूची का क्या मुद्दा था। देखिए लिखा है कि राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप आर्टिकल 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। और इसी तरीके से राष्ट्रपति के लिए भी तीसरी अनुसूची में प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो जो पद की शपथ ग्रहण होती है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, वह सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी चारों जो है कि स्टेटमेंट सही दिए हैं। 11 क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह
5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, न कि राज्य विधानसभा के पास। तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। आप देखेंगे 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156 में कहा गया है, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अतः सभी स्टेटमेंट सही है, बस एक स्टेटमेंट गलत था कि राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। गलत। उससे पहले भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, या वो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। देखिए, स्टेटमेंट अगर आप देखोगे 5 वर्ष की अवधि पे तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन संविधान में कहा गया है कि जब तक इसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जा सकता तब तक वो बना रहता है। यानी 5 वर्ष के बाद अगर 2-3 महीने, 6 महीने, 5 महीने अगर लग जाते हैं नए राज्यपाल को अपॉइंट होने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि वो 5 वर्ष तक ही बनेगा, उसके बाद भी बना रह सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कि गलत हैं या सही है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो दोनों ही नहीं, दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति की इच्छा अर्थात राज्य के प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत, क्योंकि अब तो 7th अमेंडमेंट यानी कि जो 7वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा यह प्रावधान किया जा चुका है कि वो 2 या 2 से अधिक या 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बी स्टेटमेंट भी गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान के किसी भी आर्टिकल में उसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं कही गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, परंतु 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 153 में कहा गया है एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 217 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। 239 ए में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य सरकार क्षेत्र अधिनियम जो 1963 के तहत पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अर्थात यूनियन टेरिटरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगले प्रश्न को देखें, जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यकारी अध्यक्ष का पद सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा सदर ए रियासत पहले वर्ड यूज होता था, अब गवर्नर वर्ड यूज किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके नाम पर? संघ राज्यों का प्रशासन यानी यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज का जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया जब वो नया एक यूनियन टेरिटरी बना? तो राधा कृष्ण माथुर जी को किया गया था। राधा कृष्ण माथुर जी को किया गया था और गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का बनाया गया था। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, तो यानी कि राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, या फिर आगे देखते हैं कि गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अर्थात जब ये 2 राज्यों का राज्यपाल है या 3 राज्यों के राज्यपाल हैं तो वो दोनों या तीनों राज्य मिलकर आपस में एक अनुपात बनाकर पूरी इनकी सैलरी देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राज्यपाल की सैलरी 80 लाख है, मान लीजिए 80,000 है एक महीने की, तो क्या होगा अगर वो 3 राज्यों के हैं तो लगभग जो है कि आपके 30,000 रुपये महीने के हिसाब से बांट दिया जाएगा कि भाई 2 राज्य या 3 राज्य मिलकर 30,000 रुपये के हिसाब से राज्यपाल की पूरी सैलरी दीजिए, और ऐसा आदेश राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। यहाँ लिख रहा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेना, यह इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, और दूसरा कि राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना आर्टिकल 356 का प्रयोग करने के लिए, यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो ये दोनों शक्तियाँ इसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है कब? जब विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, या उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो मेरे दोस्तों ये जो परामर्श शक्ति है ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, जिसको प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति यूज करते हैं। तो 5वां स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और 5वां यहाँ पे काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200 का प्रयोग करके आरक्षित रख सकते हैं, और राष्ट्रपति उस पर 201 का प्रयोग करके उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने, रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयकों पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। तो ये वाली बातें थी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे बचे हुए जो MCQs हैं, अभी आज हमने 24 तक कर लिए, बाकी और भी MCQs हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें शुरू होगा राज्य विधानसभा, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।